हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आप ये हिस्ट्री की सीरीज देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो आपने अपनी कॉपी पे लिखा होगा। अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया है कि इंडिया में पोर्तुगीज आते हैं, डच आते हैं, इंग्लिश आते हैं, डेनिश आते हैं और फ्रेंच आते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको यह पढ़ा दिया कि इंडिया में पोर्तुगीज 1498 में आते हैं, डच इंडिया में 1602 में आते हैं, इंग्लिश इंडिया में 1600 में आएंगे, डेनिश इंडिया में 1616 में आएंगे और फ्रेंच इंडिया में 1664 में आएंगे। फिर प्यारे बच्चे लोगों, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं और हमने पढ़ दिया इंडिया में पोर्तुगीज की फैक्ट्री 1503 में कोचीन में या कैलीकट में भी है, डच की फैक्ट्री आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम में लगी, इंग्लिश की फैक्ट्री 1613 में सूरत में लगी, डेनिश इंडिया में आए 1620 में और फ्रेंच इंडिया में आए 1667 में फैक्ट्री लगाई। अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने अपने टेबल यहां पे लाया है ये आपको याद होना चाहिए। अब ये उम्मीद करते हुए आगे चलता हूं प्यारे बच्चों और आपको आगे पढ़ाता हूं। आज का लेक्चर सबसे मुश्किल होने वाला है। मैं जो बातें बोलूंगा वो बातें आपने सिर्फ सुननी है और जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा वो आपने नोट करना है और मेरे साथ साथ आपने नोट नहीं करना है। जब मैं पढ़ा के खत्म कर दूंगा फिर आपने वीडियो को दोबारा सुनना है स्पीड बढ़ा के। ठीक है, मैं सामने आ जाता हूं ना। जब मैं वीडियो खत्म कर दूंगा तब आपने दोबारा से चलाना है और नोट करना है। अभी मैं बोलूंगा और आपने सुनना है। देखिए, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, यानी कि इंडिया में अंग्रेजों का कब्जा कैसे हुआ। इंडिया में अंग्रेजों का कब्जा कैसे हुआ यह पढ़ते हैं हम। तो सुनिए, इंडिया में एक मुगल बादशाह हुआ करता था, फारूक शीर। कौन बंदा हुआ करता था? फारूक शीर। स्पेलिंग अगर कहीं गलत होगा तो उसको इग्नोर कर देना क्योंकि स्पेलिंग हिस्ट्री में नहीं काउंट किए जाते हैं। फारूक शीर एक मुगल बादशाह हुआ करता था। तो इस फारूक शीर ने इंडिया में अंग्रेजों को बोला, एक फरमान जारी किया और कहा कि आप बॉम्बे में, मद्रास में और कोलकाता में टैक्स फ्री ट्रेड करो, टैक्स के बिना ट्रेड करो इंडिया में। ठीक है, मैं हाइड हो जाता हूं। देखो, फारूक शीर ने इंडिया में अंग्रेजों को बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में टैक्स के बिना ट्रेड अलो किया, मगर यह टैक्स फ्री ट्रेड बंगाल के नवाबों को पसंद नहीं आया। This tax-free trade was opposed by नवाब्स ऑफ बंगाल। नवाब यानी कि उस वक्त के रूलर। अब बंगाल के नवाब कौन कौन से थे? नंबर 1 मुर्शिद कुली खान, पहला बंगाल का नवाब। उसके बाद शुजाउद्दीन, दूसरा नवाब। उसके बाद अली वर्दी खान, तीसरा नवाब अली वर्दी खान। सिराजुद्दौला, अगला नवाब। सिराजुद्दौला के मिलिट्री जनरल होंगे मीर जाफर। मीर जाफर के बाद अगला नवाब बनेगा मीर कासिम। ये हैं बंगाल के नवाब।
जब आप किताब पढ़ेंगे तो मुर्शिद कुली खान के बाद आपको सरफराज खान भी दिखेगा, मगर उनका रोल ज्यादा मेजर नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ना है। पता चल गया? आप प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। ये जो मीर कासिम, ये सब बंगाल के नवाब हैं। इनमें से सिराजुद्दौला ये जो बंदा है, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कहा कि आप टैक्स फ्री ट्रेड नहीं कर सकते। ही फॉरबेड टैक्स फ्री ट्रेड इन इंडिया। क्या? सिराजुद्दौला फॉरबेड टैक्स फ्री ट्रेड इन इंडिया। जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को बोला आप टैक्स के बिना ट्रेड नहीं कर सकते, तो अंग्रेजों ने कहा हमें बड़े नवाब फारूक शीर ने अलो किया है। अब क्या करें? अंग्रेज इंडिया में जो किले बनाते थे, यानी कि इंडिया में अंग्रेज जो फोर्ट बनाते थे, इसके चारों तरफ अंग्रेज क्या करते थे? किलाबंदी करते थे। क्या करते थे? चारों तरफ किलाबंदी। इस किलाबंदी को बोलते हैं मोट फॉर्मेशन या बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। तो जब इंडिया में अंग्रेज किलाबंदी कर रहे थे, तो सिराजुद्दौला ने वो किलाबंदी करने से भी मना करवाया। मोट फॉर्मेशन यानी कि फोर्टिफिकेशन से मना करवाया सिराजुद्दौला ने। ठीक है? सुननी है मेरी बातें ध्यान से, और जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है यह आपने नोट करना है। जब सिराजुद्दौला ने यह बात भी अंग्रेजों को मना की कि टैक्स फ्री ट्रेड ना करो, मोट फॉर्मेशन भी मना किया, यह भी ना करो, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की बातों को नहीं माना। क्या? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की बातों को नहीं माना, और सिराजुद्दौला को जब गुस्सा आता है तो सिराजुद्दौला, ये देखो, ये यहां पे एक इमेज लगाई है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। ये देखो, जब भी इंडिया में अंग्रेज कोई किला बनाते थे, कोई महल बनाते थे, तो उसके चारों तरफ देखो ये वाली दीवार बनाते थे, ये वाली। इस दीवार बनाने को ही बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, या इसको बोलते हैं मोट फॉर्मेशन, ताकि कोई दुश्मन अटैक ना कर दे ऊपर। ठीक है? जब सिराजुद्दौला ने ये दोनों बातें मना की, अंग्रेजों ने नहीं मानी, तो सिराजुद्दौला बंगाल में कासिम बाजार में चले गए, और कासिम बाजार में 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया। जिन 146 में से बाकी सब मर गए, सिर्फ 23 बंदे बच गए। 23 बचे, 29 बचे, अलग अलग किताबों में मेंशन है। यह पेपर में ऐसी बात कभी पूछी नहीं जाती है। सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से 23 बंदे बच गए, बाकी सब मर गए। ये बात है 20 जून 1756 की। कब की बात है? 20 जून 1756। इस 20 जून 1756 को हिंदुस्तान की तारीख में ब्लैक होल ट्रेजेडी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक होल ट्रेजेडी। यह बात आपने याद रखनी है। बताओ ब्लैक होल ट्रेजेडी कब होती है? 20 जून 1756। बताओ ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या होता है? तो सिराजुद्दौला 146 अंग्रेजों को कासिम बाजार में एक कमरे में बंद करते हैं, बंगाल में। अब जब यह बात अंग्रेजों को पता चलती है, तो अंग्रेज लंदन में, मैं जरा सामने आ जाता हूं, अंग्रेज लंदन में मैसेज भिजवाते हैं कि इंडिया में सिराजुद्दौला बंदे ने हमारे इतने बंदों को मार दिया। लंदन से 40,000 की आर्मी आती है। जैसे नवाब सिराजुद्दौला देखते हैं, नवाब सिराजुद्दौला भागते हैं, और नवाब सिराजुद्दौला जब भागने लगते हैं तो अंग्रेज पकड़ते उनको और लंबा लंबा लिटाते, और अंग्रेज बोलते कि सुना है आप इंडिया में टैक्स फ्री ट्रेड नहीं करने देते। नवाब सिराजुद्दौला ने बोला जनाब आप टैक्स फ्री ट्रेड करिए, हम आपको कभी मना नहीं करेंगे।
अंग्रेजों ने बोला, सुना आप हमें मोट फॉर्मेशन नहीं करने दे रहे, यानी कि फोर्टिफिकेशन यानी कि किलाबंदी नहीं करने दे रहे। तो नवाब सिराजुद्दौला ने बोला, जनाब आप करिए। ये दोनों डिमांड्स नवाब सिराजुद्दौला मानता है। कब? 9 फरवरी 1757। कब? 9 फरवरी 1757। इस बात को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर। क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ अलीनगर। फिर से गौर से सुनिए। जब सिराजुद्दौला टैक्स फ्री ट्रेड की बात भी मानते हैं, मोड फॉर्मेशन की बात भी मानते हैं 9 फरवरी 1757 को, तो इस बात को क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ अलीनगर। पता चल गया आपको? अब और आगे चलते हैं। अब जब ट्रीटी ऑफ अलीनगर हो जाती है, तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर के बाद अभी हम पढ़ क्या रहे, मैं आपको एक बार रिकॉल भी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है ना। मैं आपको फिर से बता दूं बच्चे लोगों, मैं ऑनलाइन का टीचर नहीं हूं, मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता हूं और मुझे पढ़ाने का मजा ही ऑफलाइन आता है। तो ये नवाब सिराजुद्दौला का एक मिलिट्री जनरल हुआ करता था जिसका नाम था मीर जाफर। अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपने घर बुलाया और इनको पूछा कि आप मुझे बताओ आप क्या करते हैं। तो इन्होंने कहा, हम तो नवाब के आगे मिलिट्री जनरल हैं। तो अंग्रेजों ने पूछा, ज्यादा मेहनत कौन करता है? तो इसने बोला, मेहनत जनाब हम करते हैं। तो अंग्रेजों ने पूछा, पैसा कौन कमाता? तो इन्होंने बोला, जनाब हम मेहनत करते पूरा दिन रात। नवाब सुबह 12 बजे बिस्तर से उठते, कदे इस फुलते कदे उस फुलते, यार मेरा तितलियां वर्गाए, मेहनत तो हम करते हैं। अंग्रेजों ने पूछा कि आपके ख्वाब नहीं है? क्या आपकी मोहब्बत नहीं है? आपका भी तो मन करता होगा मोहब्बत को कुछ देने में। लिहाजा अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपनी तरफ खींचा। मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिलते हैं और जब ये मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला को चीट करते हैं, अंग्रेजों के साथ मिलते हैं, अंग्रेज मीर जाफर को बोलते हैं, हम तुम्हारे नवाब पे करेंगे अटैक, उसको मारेंगे, लंबा लंबा लिटाएंगे, आपको बना देंगे नवाब। मीर जाफर हो जाते हैं खुश। अंग्रेज अटैक करते हैं 23 जून 1757 में। बंगाल में एक रिवर आता है, हुगली रिवर। हुगली रिवर के किनारे पे एक जगह आती है पलासी। इस पलासी में अंग्रेज अटैक करते हैं सिराजुद्दौला पे 23 जून 1757 पे। इस लड़ाई को बोला जाता है बैटल ऑफ पलासी। क्या बोलते हैं इस लड़ाई को? बैटल ऑफ पलासी। यह बात आपने याद रखनी है, बैटल ऑफ पलासी किसके बीच होती है? एक तरफ बैटल ऑफ पलासी में होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, यह बात अब मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, आपने लिखना है। एक तरफ एक अंग्रेज होते हैं जिस अंग्रेज का नाम है रॉबर्ट क्लाइव, और एक तरफ होते हैं नवाब सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ कौन होते हैं? नवाब सिराजुद्दौला। इस लड़ाई के बाद नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के गवर्नर बनते हैं। अब पेपर में सवाल पूछा जाएगा, हु इज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? पहला बंगाल का गवर्नर कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव। जब रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं गवर्नर, ये रॉबर्ट क्लाइव जब बनते हैं बंगाल का, ये बंदा बन जाता बंगाल का गवर्नर। सिराजुद्दौला यानी कि सिराजुद्दौला नहीं, मीर जाफर बन जाते हैं बंगाल के नवाब। रॉबर्ट क्लाइव बन जाता है बंगाल का गवर्नर और मीर जाफर बन जाता है बंगाल का नवाब। ठीक है। अब कभी कहीं जगह आप 20 जून की जगह 20 मार्च भी देखेंगे यहां पे, तो डेट आगे पीछे नहीं है, जो यहां मैंने लिखी है वो सही है। इसके बाद प्यारे बच्चों जब ये मीर जाफर बन जाते हैं बंगाल के नवाब, अब सुनिए मैं थोड़ा आपके सामने आ जाता हूं। देखो अब गौर से सुनना है। नवाब कौन है? मीर जाफर। गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आते हैं मीर जाफर के पास। मीर जाफर देख के रॉबर्ट क्लाइव को खड़े हो जाते हैं, सरकार आइए, ये बैठिए, चाय गरम ठंडा पानी बोतल बीड़ी सिगरेट दारू क्या लेंगे?
रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं जनाब हम कुछ नहीं लेंगे, आप ये बताओ आपको नवाब किसने बनाया है। रॉबर्ट क्लाइव पूछते हैं मीर जाफर को कि आपको नवाब किसने बनाया है। मीर जाफर बोलते हैं सरकार आपकी करम नवाजी है, आपने नवाब बनाया है हमें। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा आपको नवाब बनाने में हमारा खर्चा हुआ है, कौन देगा। मीर जाफर ने कहा सरकार भाई देगा, अपना कितना खर्चा हुआ है हम देंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने उस वक्त 1757 में 2.2 करोड़ रुपीस की डिमांड करी। मीर जाफर ने कहा ओहो इतना पैसा कौन देगा। ये अमाउंट देते हैं, 16 लाख रुपया साल का टैक्स भी देते हैं मीर जाफर, 24 परगनाओं का टैक्स भी देते हैं। इसके अलावा जब इंडिया में अंग्रेज आएंगे उनका खर्चा भी मीर जाफर करेंगे। तो अब जब मीर जाफर ने एक बार ये खर्चा देने से मना कर दिया कि सरकार हमसे ना हो पाएगा, अंग्रेजों ने मीर जाफर को कहा कोई बात नहीं आप जाइए, हम किसी और को नवाब बना देंगे। मीर जाफर के बाद अगला नवाब बनेगा मीर कासिम। अभी यहां पीछे मैंने आपको नवाब सारे लिखा दिए। कौन नवाब बनेगा? मीर कासिम। जब मीर कासिम नवाब बनेंगे तो मीर कासिम 16 लाख रुपया भी देंगे, राजशाही, चितगोंग, ढाकापुर, मिडनापुर इन जगहों का टैक्स भी देंगे, टैक्स फ्री ट्रेड भी अलो करेंगे। और मीर कासिम एक काम और कर देंगे, जिस तरह अंग्रेजों को टैक्स फ्री ट्रेड था इस तरह मीर कासिम इंडियन को भी टैक्स के बिना ट्रेड अलो कर देंगे। आप टैक्स के बिना ट्रेड करो, जाओ मजे करो। जब ये बात पता चलेगी अंग्रेजों को, अंग्रेज मीर कासिम को बुलाएंगे और मीर कासिम को अंग्रेज बोलेंगे आपको किसने कहा था इंडियन को टैक्स फ्री ट्रेड अलो करना। मीर कासिम ने कहा सरकार एक बंदा गरीब आया था, मैंने सोचा इनको भी टैक्स फ्री ट्रेड अलो कर देते हैं, तो क्या हो गया। अंग्रेजों ने मीर कासिम को कुर्सी से हटा दिया, यानी कि मीर कासिम अब नवाब नहीं है। तो मीर कासिम के बाद फिर से नवाब किसको बनाया जाएगा? मीर जाफर को। जब मीर कासिम को कुर्सी से हटाया जाएगा, मीर कासिम जब नवाब हटेंगे तो मीर कासिम सबसे पहले यूट्यूब पे गाना सुनेंगे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। यही मीर कासिम जाएंगे दिल्ली में बादशाह होगा शाह आलम सेकंड। अवध में पूछेंगे, अवध में जाएंगे, अवध में बादशाह होगा शुजाउद्दौला। एक तरफ है मीर कासिम, साथ में शाह आलम सेकंड, साथ में शुजाउद्दौला, अभी लिखा हुआ आएगा आगे। ये तीनों बंदे अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ेंगे बिहार में एक जगह आती है बक्सर। बात है 22 अक्टूबर 1764 की। कब की? 22 अक्टूबर 1764 की। बिहार में बक्सर जगह पे एक लड़ाई होगी। इस लड़ाई को बोला जाएगा बैटल ऑफ बक्सर। क्या बोला जाएगा? बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल ऑफ बक्सर में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला, मीर कासिम होंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ ये होंगे एक तरफ। इनके ओपोनेंट होगा कौन बंदा? हेक्टर मुनरो। अब आपने ये बात याद रखनी है, बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच होती है? हेक्टर मुनरो और ये तीन बंदे, इनको बोला जाता है ट्रिपल अलायंस। ये डेट मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी। इस लड़ाई में ये तीनों बंदे हार जाते हैं। जब ये बंदे हार जाते हैं तो इंडिया में कौन जीता? हेक्टर मुनरो। अब हेक्टर मुनरो को पता चल जाता है कि हिंदुस्तान में कोई नहीं है हमारी टक्कर का, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आ जाओ सामने। अब जब इंडिया में अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो जाता है तो यह बात मैं आपको बताऊं, हर लड़ाई के बाद ट्रीटी साइन करी जाती है।
इस ट्रीटी में इंडिया में रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा बुलाया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव आते हैं इंडिया में, 1765 की एक ट्रीटी साइन करते हैं, इसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। क्या बोलते हैं इस ट्रीटी को? ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ये ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो होती है, ये मैं आपको यहां पे थोड़ा सा ज्ञान बांटता हूं। पहले एक तरफ होते हैं रॉबर्ट क्लाइव और एक तरफ होते हैं ये तीन बंदे, शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला, मीर कासिम। ये तीन बंदे होते हैं एक तरफ। रॉबर्ट क्लाइव मीर कासिम को बोलते हैं आपके पास तो कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल हो, आप जाओ जो करना कर लो। पीछे कौन बच गया? शाह आलम सेकंड। रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम सेकंड को एक कमरे में बंद करवाते हैं, कमरा किचन वॉशरूम किराए पे देते हैं यानी, और उनको पेंशन लगाते हैं और बोलते हैं चाचा आप इस कमरे में रहो बंद, खर्चा पानी हम आपका देंगे, और अगर बाहर दिखे लंबे लंबे लिटाए जाओगे, मारे जाओगे, पेले जाओगे, सोते जाओगे, यानी कि आप एक कमरे में रहो बंद। पीछे कौन बंदा बच गया? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला को बोला आप अवध के हारे हुए नवाब हो, आप आइए अवध पे दोबारा बैठिए, अवध पे दोबारा बैठिए। मगर अब अवध के आप रूलर नहीं हो, आप अवध के कुर्सी पे बैठेंगे, निजामत राइट, क्या बच्चे लोगों, निजामत राइट आप संभालेंगे और दीवानी राइट हम संभालेंगे, यानी कि पैसा हम लेंगे, मैनेजमेंट आप करेंगे। इस बात को बोलते हैं ड्यूल रूल इन इंडिया, डायरकी इन इंडिया। यह बात याद रखनी है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद डायरकी का इंपैक्ट आया था, उस डायरकी को अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट करा गया बैटल ऑफ बक्सर के बाद। इस लड़ाई को मास्टर स्ट्रोक ट्रीटी ऑफ रॉबर्ट क्लाइव बोलते हैं, इसी को बफर स्टेट पॉलिसी ऑफ रॉबर्ट क्लाइव बोलते हैं, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव की बड़ी चालाकी थी इस लड़ाई में। अवध के हारे हुए नवाब को वापस अवध पे बैठा दिया, यानी कि कुर्सी पे बैठेगा अवध का नवाब, पैसा यानी कि दीवानी राइट आ जाएंगे अंग्रेजों के पास। और यह पॉइंट बड़ा सख्त जरूरी है, यह आपको आगे भी हम पढ़ाएंगे। इतना पता चल गया आपको। अब मैं आपको एक बात बताता हूं सामने आके, आफ्टर दिस ट्रीटी ड्यूल रूल यानी कि डायरकी इन बंगाल वाज, ये साइन को लिख दो, परमानेंटली एस्टैब्लिश्ड। बैटल ऑफ प्लासी के बाद रेली में ड्यूल रूल का जिक्र हुआ था। दीवानी राइट मैनेजमेंट किसके पास, ना सॉरी, दीवानी राइट पैसा लेने के राइट किसके पास चलेगी? अंग्रेजों के पास। और निजामत राइट यानी कि मैनेजमेंट के राइट किसके पास चलेंगे? इंडियन के पास। एक मिनट, यहां पे स्लाइड बंद हो गई है जरा। तो इतना मैंने आपको बता दिया। आज हमने ये पढ़ दिया कि इंडिया में, आज मैंने आपको ये पढ़ा दिया कि इंडिया में फाइनली इंडिया में ट्रीटी ऑफ अलीनगर के बाद, सॉरी गलती होगी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, मैंने कहीं अलीनगर तो नहीं लिख दिया पहले, जरा एक मिनट, लैपटॉप हैंग हो गया है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद इंडिया में परमानेंटली ड्यूल रूल यानी कि डायरकी स्टैब्लिश्ड हो गई। आज मैंने आपको यह पढ़ा दिया है, ठीक है। आप प्यारे बच्चों, मैंने आपको याद रखी, अब आपने क्या करना है, मैं वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूं। मैंने आपको पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच का आना पढ़ा दिया। फिर मैंने आपको यह पढ़ा दिया कि इंडिया में अंग्रेज परमानेंटली कैसे स्टैब्लिश हो गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरी मजबूरी है, मेरी कमजोरी है, मैं उतना इंपैक्ट ऑनलाइन क्लासेस में, यूट्यूब क्लासेस में नहीं डाल पाता हूं जितना ऑफलाइन डालता हूं। अगर मेरी ऑफलाइन की क्लास
80% आपको समझ आएगी, तो YouTube की क्लास मेरी सिर्फ 20 से 25% समझ आएगी, क्योंकि मेरे सामने जब बच्चा होता है तो तब मेरे जिस्म का हर हिस्सा टीचिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर आपको कम समझ आई है तब भी आप मुझे बताइएगा, मैं इसको और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। और मुझे यह भी बताओ कि मैं इंप्रूव कैसे करूं, क्या आपको मैं पूरे अच्छे से समझा पा रहा हूं, क्योंकि बंद कमरे में मोबाइल के सामने पढ़ाना, इसको टीचिंग नहीं बोलते हैं। चलो ये मजबूरी है हमारी। तो आज का एपिसोड इतना ही। अगला एपिसोड हिस्ट्री का सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।